हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यू हिंद एकेडमी में। तो आज हम जो रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको इस वीडियो में भी कवर करने वाले हैं। एक वीडियो को हम कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा वीडियो है। क्या ना कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी 28 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, तो अभी टाइम बहुत कम बाकी है हमारे पास। तो जितना कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कर सकें उतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। तो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर आया हूँ आपके लिए, जो एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए ही है, क्योंकि मैंने उसी एग्ज़ाम को देखकर ही चीज़ों को लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो जो हमारा क्वेश्चन है उन पर आप एक बार नज़र डाल लीजिए, फिर मैं इनके आंसर एक एक करके आपको बताता हूँ। इतने ही पॉइंट नहीं, अभी और भी पॉइंट है। पहले हम इन पॉइंट को करेंगे, फिर धीरे धीरे सभी पॉइंट को करते हुए चलेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अनाज के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अनाज के परिरक्षण के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका हुआ सोडियम बेंजोएट। तो अनाज के परिरक्षण के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। कौन सी धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित करते हैं? दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कौन सी धातु विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित करते हैं? इसका बहुत सीधा सा आंसर है सीसा। तो सीसा धातु है जो स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक क्वेश्चन और इसके साथ देखिए, क्योंकि सेम मिलता जुलता आंसर है। कपड़ा धोने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कपड़ा धोने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कपड़ा धोने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग हम कपड़ा धोने के लिए करते हैं, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग हम खाने के सोडे के रूप में करते हैं। और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को हम वाणिज्य में क्या कहते हैं? वाणिज्य में हम इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। वाणिज्य में हम इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा के रूप में भी कई बार ऑप्शन दिया जाता है। हम बेकिंग सोडा कहते हैं, वाणिज्य में हम इसे बेकिंग सोडा कहते हैं। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH यौगिक का नाम क्या है? NaOH यौगिक का नाम कास्टिक सोडा है। NaOH यौगिक का नाम कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं। ठीक। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्सैलिक लिखिए या ऑक्जेलिक कहिए। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग हम कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए करते हैं। हार्ट पेशरों में कौन सा विघटनाभिक रेडियो एक्टिव तत्व होता है? विघटनाभिक कहिए या रेडियो एक्टिव कहिए। ठीक है ना। कौन सा विघटनाभिक रेडियो एक्टिव तत्व हार्ट पेशरों में होता है? तो हार्ट पेशरों में यूरेनियम होता है। यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है ना। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। एसद लेपन क्या होता है? एसद लेपन क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एसद लेपन क्या होता है? एसद लेपन होता है आपका लोहे पर जस्ता चढ़ाना होता है। जस्ता को हम जो कि जिंक बोलते हैं। लोहे पर जस्ता चढ़ाना मतलब कि जिंक चढ़ाना होता है। अब एसद लेपन मतलब जस्ता हम जिंक चढ़ाते क्यों हैं लोहे पर? तो एसद लेपन से आप समझिए जंग लग गई है। लोहे पर जब जंग लग जाती है, लोहे पर जंग लग जाती है इसलिए हम चढ़ाते हैं। और जंग लग जाती है तब हम जस्ता भी चढ़ाकर भी सही कर सकते हैं, उस जंग को हटा सकते हैं। या फिर हम पेंट करते हैं जंग से बचने के लिए, या पॉलिश, पेंट या पॉलिश, मतलब पेंट की ही पॉलिश कर देते हैं। ठीक है ना। जिस तरीके का ऑप्शन दिखे उसको टिक लगा देना आपको। ठीक है। लेकिन अब एक चीज़ जो आती है जंग के पहले की, जंग लगती कैसे है? तो जंग, इसका आंसर जो होता है वो ऑक्सीकरण के कारण लगती है। जंग ऑक्सीकरण के कारण लगती है। इनको जल्दी से एक बार देख लीजिए। ठीक है ना। हम नेक्स्ट और भी पॉइंट है उनको करते हैं। तो देखिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट कुछ और भी हैं जो देख लीजिए एक बार।
ठीक है ना। हम शुरू करते हैं नहीं तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है पहला, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक अम्ल, आपको लिखा मिलेगा कई जगह पे। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। अगर दूध से दही बना हो, आपसे पूछा जाए दूध से दही कैसे बनता है, या तो लैक्टिक अम्ल ऑप्शन में होगा या लैक्टोबैसिलस दिया होगा। सभी तेलों को किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो सभी तेलों को हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। कोई भी तेल हो, पेट्रोल को भी हाइड्रोकार्बन ही बोलेंगे हम, ठीक। पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो इसको हम थोड़ा ट्रिक से करेंगे, ठीक है ना। पहले नाम लिख लीजिए आप, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था परमाणु बम का आविष्कार, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। इसको याद करने का तरीका देखिए। परमाणु बम सबसे बड़ा बम, जहां भी ये गिरेगा वहां पर सारी चीजों को क्या कर देगा, उथल पुथल, सब कुछ ओपन हो जाएगा। वहां पर सब चीजें क्या हो जाएंगी, सारी ओपन हो जाएंगी। तो कुछ मतलब सेंस मिल रहा होगा आपको, थोड़ा आसान अब लगा होगा। परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। परमाणु बम हर जगह पर हर चीज को ओपन कर देता है पूरी तरीके, ठीक। तो ये चीज आपको याद हो गई होगी। अब नेक्स्ट देखिए, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं हम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। अब नेक्स्ट देखिए, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, मतलब बहुत 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता, तो वो एक हीलियम तत्व है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट के घोल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है। सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जब एक साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ये दोनों मिलकर के मेथिल ऑरेंज बनाते हैं। सिर्फ 2 पॉइंट पकड़ लीजिए, सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर के मेथिल ऑरेंज बनाते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने कहा ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई डिटेल मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। डिटेल आपको पढ़ना है तो फिर आप एनटीपीसी दो ही ना। 90% से भी अधिक कार्बन वाला कोयला कौन सा है, 90% से भी अधिक कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें जो कई ऑप्शन दे देंगे, जैसे एंथ्रासाइट दे दिया, पीट दे दिया, लिग्नाइट दे दिया। अब आपसे पूछेंगे इसमें सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, उन्होंने 90% भी नहीं दिया लिख करके, फिर भी वो पूछ रहे हैं सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो भी आपको वही ऑप्शन देना है जो मैं लिख रहा हूँ, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बोलिए चाहे एंथ्रेसाइट, ठीक है ना। एंथ्रासाइट इसका आंसर होगा। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या कुछ भी नहीं होता है, या तीनों होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक, और 2 होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है, इस पॉइंट को जरूर पकड़िए। अनवीकरणीय स्रोत, एक होता है नवीकरणीय स्रोत, एक होता है नवीकरणीय, ठीक। इसको अभी बताएंगे, इसको अभी देख लीजिए। नवीकरणीय अभी देख लीजिए। नवीकरणीय जो होते हैं ना, वो एक तो सौर ऊर्जा जो होती है अपनी, एक तो पवन ऊर्जा होती है, ठीक। कोई भी सौर ऊर्जा, कोई पवन ऊर्जा, पहले दोनों चीज कुछ। नवीकरणीय वो होती है जिसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, बार बार यूज कर सकें, ठीक। और अनवीकरणीय वो होती है एक बार यूज कर लें फिर हम कर ही नहीं सकते। जैसे कोयला है, जो ये आप कोयला जलाते हो, एक बार जलाने के बाद दोबारा जला ही नहीं सकते हो, उसका यूज ही नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। साबुनों की तुलना में डिटर्जेंटों का लाभ क्या होता है, मतलब इन दोनों में अंतर क्या है, कि हम साबुन कम लाभदायक है और डिटर्जेंट ज़्यादा लाभदायक है। तो इसका अंतर सीधा सीधा है। जब डिटर्जेंट से आप अगर नहीं समझे तो समझिए, डिटर्जेंट जो होते हैं ना, जो ये निरमा आप यूज करते हो घरों में, इनको हम डिटर्जेंट बोलते हैं, जो ये निरमा यूज करते हो। तो डिटर्जेंटों का लाभ होता है कि ये गर्म पानी, कितना भी पानी गर्म हो, कैसा भी पानी हो, उसमें भी ये झाग दे देते हैं। डिटर्जेंट हर तरह के पानी में भी झाग देते हैं, जबकि साबुन आपका झाग नहीं देगा, आप चेक कर लेना कभी भी। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किस क्षार धातु की होती है, तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा सीजियम है, जो कि एक क्षार धातु है, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। सीजियम की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो हम जल्दी से और भी पॉइंट को कर लेते हैं, ठीक।
तो देखिए हम थोड़े और पॉइंट है इसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, सैकरीन का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही आंसर टोल्यूइन से होता है। सैकरीन का निर्माण टोल्यूइन से होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, रेशम का रेशा किससे बनाया जाता है? तो रेशम का रेशा बनाया जाता है आपका सेलुलोज से। रेशम का रेशा सेलुलोज से बनाया जाता है। अगर ऑप्शन में प्रोटीन हो तो इसको भी लगा देना आप, ये भी सही आंसर होगा, फिर सेलुलोज नहीं आएगा। तो रेशम का रेशा प्रोटीन से भी बनाया जाता है। सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए आपको सीजियम की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर सीजियम। तो नेक्स्ट देखिए, पेयजल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करते हैं। इस पोटेशियम परमैंगनेट को हम उपचायक या ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ये उपचायक या ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण नहीं, सॉरी, ऑक्सीकारक है। अब नेक्स्ट देखिए, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। तो एल्कोहल से जल को हम अलग करते हैं आसवन विधि द्वारा। तो एल्कोहल से हम जल को आसवन विधि से अलग करते हैं। आसवन विधि से हम एल्कोहल से जल को अलग करते हैं। अब जल के निर्जलीकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो जल के निर्जलीकरण के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं जल के निर्जलीकरण के लिए। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वनस्पति तेल से डालडा या घी बनाने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, अगर आ जाए वनस्पति घी किससे बनता है, बहुत सारे ऑप्शन हो, उसमें एक ऑप्शन हाइड्रोजन भी दिया हो तो उसे आप टिक मारिए, ठीक, हाइड्रोजन, ठीक। चाहे वनस्पति तेल आ जाए चाहे वनस्पति घी, ठीक है ना, दोनों के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से हमेशा मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। अब नेक्स्ट देखिए, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका वाष्पन क्रिया द्वारा हम समुद्री जल को शुद्ध करते हैं, ठीक है ना। कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम धातु शुद्ध करते हैं हम वाष्पन क्रिया द्वारा। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? नेक्स्ट देखिए, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो बहुत सारी गैसें जो वायुमंडल के अंग नहीं है, जो बनाई जाती है पृथ्वी पर, या ठीक है ना। तो इसका लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो देख लिए, वो है क्लोरीन, जो कि एक आ चुकी है, कई विभिन्न एग्जामों में ये देखने को मिली है, ठीक। क्लोरीन को आपको याद करना जरूरी है। अब लास्ट है जो आज का हमारा पॉइंट, पंकिल जल के निषादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पेयजल को, ये जल के निर्जलीकरण के लिए किसका प्रयोग करते हैं और पंकिल जल के निषादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ये थोड़े मतलब इधर उधर हो जाते हैं इनके आंसर, तो देखना जरूरी है इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो पंकिल जल के निषादन के लिए हम साधारण फिटकरी का प्रयोग करते हैं। साधारण फिटकरी का हम प्रयोग पंकिल जल के निषादन के लिए करते हैं। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर था जल के निर्जलीकरण के लिए, यहाँ पर साधारण फिटकरी है। इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, सूत्र जो है K2SO4 इंटू E2SO4 का होल ट्राई इंटू 24H2O, ठीक है ना। यहाँ ना दिख रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, इंटू 24H2O है। ये जो डॉट का चिन्ह है इसको हम इंटू बोलते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो जानकारी दी गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपका जो NTPC का एग्ज़ाम आने वाला है इसके लिए दिन बहुत कम है, ठीक है ना। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप वन लाइनर में ही कवर कीजिए। अब ये आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए एक बार। अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ हमें डिटेल में सर पढ़ाइए तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर कीजिए। जो नए व्यूअर्स हैं इस चैनल पर, वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर।